दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 30 आज की हमारी है और ये जो सीरीज है ये जीके की MCQ टाइप टोटल 10 क्वेश्चन की है। तो बात करेंगे ये जीके के क्वेश्चन UPPCL JMRC एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और ये रीट और टेट एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो जीके के MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन को तो JMRC रीट HSSC पुलिस पटवारी हाई कोर्ट और UPCL अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले इन 10 क्वेश्चन के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। बात कर लेते हैं ये जीके के जो क्वेश्चन है और ये हमारी जीके की सीरीज 30 नंबर है और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था। तो इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं टोटल क्वेश्चन की कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से कौन सा आंसर है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की और आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन फर्स्ट में ऋग्वेद काल के आर्यों का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय पशु कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद काल में और आर्यों का जो सर्वाधिक प्रिय पशु उनमें से दूसरे स्थान का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है घोड़ा। आर्यों का सर्वाधिक जो दूसरा प्रिय पशु था वो घोड़ा था और पहला ये गाय थी। गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रिय पशु थी और ऋग्वेद में गाय का 176 बार नाम उल्लेखित किया गया है। और बात करें बाघ और हाथी तो ऋग्वेद में बाघ और हाथी दोनों का ही उल्लेख नहीं मिलता है। तो पहला जो महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो गाय है। आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा सर्वाधिक पशु कौन सा था तो वो था घोड़ा और बाघ और हाथी दोनों के बारे में वर्णन हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड और क्वेश्चन सेकंड में भारतीय इतिहास में पहली बार जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में मिलता है। कि भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो जन्म मृत्यु का जो पंजीयन था वो किसके काल में सर्वप्रथम किया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन मौर्य काल। मौर्य काल में सबसे पहले मृत्यु एवं जन्म का जो पंजीकरण मिलता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। और इसी के साथ में आगे हम बात कर लेते हैं कि बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था वो खलाटक था और अशोक का जो प्रधानमंत्री था वो राधागुप्त था। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में बात करें तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की और वो भी जब उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। तो हमारा आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था और ये चतुर्थ अधिवेशन में उन्होंने स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को और चतुर्थ अधिवेशन में। और ये जो झंडा था ये हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा ग्राम में हुआ था। और चलते हैं इसी में और बात कर लेते हैं यहाँ पे 13 दिसंबर को यहाँ पे संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 की। 16 अगस्त 1946 को अल्पमत को देख करके मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और आगे बात करें 2 सितंबर 1946 को तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और नेहरू को उपाध्यक्ष घोषित किया गया था। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में 44वें संविधान संशोधन ये 1978 हुआ था।
ये हुआ था 1978 में 44वां संविधान संशोधन। और आंतरिक विद्रोह के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और इसमें एक नया जो शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था शस्त्र विद्रोह। शस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था, और पहले आंतरिक विद्रोह शब्द था। और यहाँ पे आगे हम बात करें तो समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन, और ये 1976 था। और यहाँ पे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, पथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़ा गया था। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की, और उस भाग की जहाँ पे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा भाग 3 है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। और चलते हैं बात करते हैं इसी के साथ में कि हमारे पास यहाँ पे भाग 4, तो भाग 4 में क्या वर्णित है? भाग 4 में यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 में है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और चलते हैं आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो इसमें भाग 4 क में क्या है? संविधान के, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में इसमें मूल कर्तव्य है, और ये 51 क में, ये 51 क में मूल कर्तव्य है भारतीय, और अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान के भाग 4 क में। और इसी के साथ में अगर हम बात करें भाग 6 की, तो इसमें भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है, और ये अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक उल्लेखित है। 237 तक भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में बात करेंगे कि देश का हृदय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देश के हृदय, बात कर रहे हैं हम देश के हृदय के बारे में। और ये जो संसद है उसको देश का हृदय कहा जाता है, संसद भवन। और अब हम बात करेंगे संसद भवन, इसकी परिकल्पना एडविन लुडविन तथा हार्बर्ट बेकर ने की थी। संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कर्नाट ने दिल्ली में रायसीन पहाड़ियों पर किया था। और 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। और संसद के निर्माण में 83 लाख लागत हुई थी। संसद के निर्माण में 83 लाख रुपए की लागत हुई थी। और इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था, और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का जो राष्ट्रीय गान है या भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये बांग्ला भाषा में की गई थी। राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना मूल रूप से बांग्ला भाषा में हुई थी। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन को अंगीकृत किया था या स्वीकार किया था। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गया था। और ये टोटल जो है वो 13 पंक्तियों का है। और दूरसंचार विभाग ने 15 नवंबर 2010 को राष्ट्रगान को मोबाइल कॉलर ट्यून लगाने के लिए एक आदेश जारी करके इसको निषेध कर दिया गया है। इस कॉलर ट्यून को लगाना मना कर दिया गया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में वायुमंडल की सबसे निचला स्तर कौन सा है? या हम बात कर रहे हैं कि वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसका नाम क्या है? तो सबसे निचली परत है सौभ मंडल।
वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो सौरमंडल कहलाती है और इसकी भूमध्य रेखा पर 18 किमी दूरी है तथा ध्रुव पर 8 किमी ऊंचाई है और 165 किमी की ऊंचाई पर इसके तापमान की 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी आती है तो ये सौरमंडल होगी, ये सौरमंडल होगी। और चलते हैं इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं कि इसमें समस्त मौसमी जो गतिविधियां होती है जैसे मौसम का परिवर्तन, जलवायु का परिवर्तन, बादल बनना, आंधी तूफान आना, वर्षा आना, ये सभी काम है वो सौरमंडल में किया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भूकंप की तीव्रता के मापन की, और ये रिएक्टर स्केल होता है भूकंप को मापने की जो रिएक्टर स्केल होता है, और बैरोमीटर से वायुदाब को नापते हैं। और सिस्मोग्राफी यंत्र है तो इससे भूकंप की तीव्रता को इसमें अंकन किया जाता है, इसमें भूकंप की जो तीव्रता का अंकन किया जाता है। और जो मर्केली होता है ये गुणात्मक मापन है, तो इससे भूकंप से होने वाले नुकसान को मापा जाता है कि भूकंप से जन धन की कितनी हानि हुई है, तो ये मर्केली से नापी जाती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुनामी की, और सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। अगर हम बात करें जापानी का इसमें अर्थ तो सुनामी का अर्थ होता है तट पर आती लहरें। जब हम बात करेंगे सुनामी का जापानी भाषा में अर्थ होता है तट पर आती लहरें। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री क्षेत्र होता है तो सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। और चलते हैं इसी में। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें और लाइक शेयर करते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।